हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है या हाइड्रो पावर स्टेशन क्या होता है। तो देखिए, इससे प्रीवियस मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट का पूरा डिटेल स्टडी बता दिया था, साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है वो भी बता दिए थे। तो जितना भी पावर प्लांट है उसमें सबसे बेस्ट प्लांट जो है वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, क्योंकि इसमें आपको ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर किसी भी फ्यूल को जलाना नहीं पड़ता है। और जब फ्यूल नहीं जलेगा तो उससे पॉल्यूशन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें हम लोग वाटर में जो एनर्जी अवेलेबल रहता है उसका यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट में किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, तो ये इको फ्रेंडली प्लांट के अंदर आ जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब ही हो गया कि एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। कहां पर? डैम बना के। डैम क्या होता है? तो एक रिजर्वायर होता है जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम लोग एक बड़ा सा डैम खड़ा करते हैं। कहां पर? तो किसी रिवर के रास्ते में या किसी कैनाल में या लेक में, वहां पर खड़ा करते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है? वाटर को काफी हाइट तक स्टोर कर लेते हैं। और जब वाटर को हाई हाइट तक, जिसको हेड भी कहते हैं, स्टोर करते हैं, तो वाटर जब अपने पोजीशन में होता है, जब हाइट पर होता है, तो उसके पास एक एनर्जी होता है, और ऐसे एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर उस डैम में ही क्या करते हैं, हम लोग पैसेज बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं। जो स्टील का पाइप रहता है और उसके ऊपर कंक्रीट डाला हुआ रहता है, जिसको हम लोग पेनस्टॉक कहते हैं। तो और जो डैम होता है उसके इनलेट सेक्शन पर एक गेट लगा देते हैं। तो जब हम गेट को ऊपर उठाते हैं तो जो वाटर उसमें स्टोर रहता है हाई हाइट तक, वो क्या होता है, फटाफट उस पाइप के अंदर जाने लगता है। और वाटर के पास एक एनर्जी आ जाता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसी पाइप के रास्ता में हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को लगा देते हैं, पावरफुल टरबाइन, ठीक है। तो जैसे ही हाई प्रेशर का जो वाटर है उस टरबाइन पर स्ट्राइक करता है तो टरबाइन को रोटेट करता है। और टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ या अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ कपल कर देते हैं, और वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग फाइनली ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। और फाइनली वो जो वाटर जो टरबाइन को रोटेट किया उसको फिर से रिवर के बॉटम सेक्शन में छोड़ दिया जाता है, लेक में छोड़ दिया जाता है, या अगर इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज होता है तो कैनाल में छोड़ दिया जाता है, नहर में छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, दो एडवांटेज हो गया। पहला तो ये एडवांटेज हो गया कि आप उस वाटर के मदद से आराम से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है एनवायरनमेंट पर। फिर आप उस वाटर को जब जब जरूरत है आप उस तरह से एग्रीकल्चर में भी यूज करा सकते हैं। देखिए, होता क्या है, एग्रीकल्चर में एक विशेष मौसम में ही बारिश होता है, पर जहां पर डैम बना हुआ वहां पर आप सालों भर जो है सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ सकते हैं। तो काफी एडवांटेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी बन गया और इरिगेशन में भी काम आ गया। तो हाइड्रो पावर प्लांट का मेजर एडवांटेज है एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। पर एक डिसएडवांटेज भी है कि आप सारे जगह हाइड्रो पावर प्लांट का सेटअप नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के इंपॉर्टेंट डिफिनीशन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। तो आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट के लिए साइट का सिलेक्शन करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि अपने बिहार में कितना हाइड्रो पावर प्लांट है और इंडिया में कौन कौन सा बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट काम कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। कहता है कि वाटर के पास जो एनर्जी अवेलेबल रहता है उस एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। और याद रखना है कि यहां पर जो हाइड्रो एनर्जी है उसके पास दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अगर डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखे हैं तो उसके पास जो एनर्जी रहेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और जब वो पाइपलाइन के थ्रू वाटर जो है फ्लो करेगा तो उसके पास एक एनर्जी आ जाएगा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेंगे। तो क्या कह रहा है,
द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय द वाटर, वाटर के पास जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हाइड्रो एनर्जी कह रहे हैं, और हाइड्रो एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो किसके मदद से करते हैं, वाटर के मदद से करते हैं। इट इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कहता है कि हाइड्रो पावर प्लांट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आप उसको लगातार बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। फ्लोइंग वाटर हैविंग ए लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, याद रखना है कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल्स, या अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो कोई भी मूविंग पार्टिकल्स में जो एनर्जी रहता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो क्या कह रहा है, फ्लोइंग वाटर हैविंग ए लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी and can be utilized as a hydro energy. Hydro energy can be stored by the storing water in a high altitude dam. क्या कह रहा है कि वाटर जब फ्लो करता है तो उसके पास जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और वाटर को जब हम लोग एक बड़ा सा डैम बना के स्टोर कर लेते हैं तो उसके पास जो एनर्जी रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहीं पर ये कहना चाह रहा है कि फ्लोइंग वाटर हैविंग ए लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड यूटिलाइज एज अ हाइड्रो एनर्जी। Hydro energy can be stored by storing water in a high altitude dam. काम कैसे कर रहा है देखते हैं। When a large amount of water is stored in a dam, डैम आपको क्या बताया है कि डैम एक तरह का रिजर्वायर है। रिजर्वायर कहने का मतलब है जहां पर आप पानी को काफी इकट्ठा कर सकते हैं और सालों भर उसका यूज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब रेनफॉल होता है, जब बारिश होता है तो वाटर जो है काफी मात्रा में होता है और तुरंत फ्लो भी कर जाता है, पर जब समर का सीजन होता है तो वाटर का जो लेवल होता है वो कम होता है। पर डैम अगर हम बना लेंगे तो जो रेनी सीजन में हेवी वाटर हुआ था उसको आप स्टोर कर सकते हैं और सालों भर यूज कर सकते हैं। तो यही चीज कह रहा है कि व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर इन अ डैम इट कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग डैम बना के वाटर को काफी मात्रा में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड व्हेन इट इज फॉल फ्रॉम ए हाइट, और जब हम उसको हाइट से छोड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सर्टेन ये हेड होना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सन होगा पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या कर रहा है, एंड व्हेन इट इज फॉल फ्रॉम ए हाइट थ्रू ए पाइप द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। विच रोटेट द टर्बाइन ब्लेड, चूंकि पेनिस्टोक के रास्ता में जो पाइप है उसके रास्ता में टरबाइन लगा है, तो जब हम लोग गेट को खोलते हैं तो पानी जो काफी मात्रा में स्टोर है वो हाई स्पीड से क्या होगा, उस पाइप में जाएगा, और उस पाइप के रास्ता में ही टरबाइन लगा देते हैं तो वो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच रोटेट द टरबाइन ब्लेड्स एंड द टरबाइन शाफ्ट इज कपल्ड विद द अल्टरनेटर शाफ्ट, और वो टरबाइन का शाफ्ट जो है किसके साथ कनेक्टेड है, अल्टरनेटर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और फिर वही वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन के लिए या नहर में उसको छोड़ देते हैं या नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि फिर फ्लो रेट आपका मेंटेन रहता है। दैट इज द कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइनली बस यही याद रखना है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग करते क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस पावर प्लांट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेव द फ्यूल विच इज लिमिटेड। देखिए हमको पता है कि जो कोल है, जो कोयला है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। इसका मतलब है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, पर जरूरी नहीं है कि आपके आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके। तो जो फ्यूल है वो लिमिटेड है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो खत्म होने वाला है। पर जो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं से भी नदी आ रहा है, आपका जो कैनाल बना हुआ है या आप कह सकते हैं लेक है, उसमें वाटर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें हम लोग बिना फ्यूल को जलाए हुए आराम से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। तो एडवांटेज काफी ज्यादा है। तो पहला एडवांटेज क्या कह रहा है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या कह रहा है
कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उससे किसी भी तरह का कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। पर अगर थर्मल पावर प्लांट का आप एग्जाम्पल देखते होंगे या उसके बारे में पढ़े थे, तो आप देखे थे कि 1000 या 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लाखों टन कोयला को जलाना पड़ता है, जिससे काफ़ी मात्रा में जो है पॉल्यूटेंट रिलीज होता है और एयर के क्वालिटी को खराब करता था। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़े थे तो वहां देखे थे कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल करते थे, जिसके कारण हो सकता था कि वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होने का खतरा था। उसी तरह अगर डीजल पावर प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे तो डीजल को जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो वो भी पॉल्यूटेंट रिलीज कर रहा है, तो काफी मात्रा में पॉल्यूशन वो लोग रिलीज कर रहा था। पर अगर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करें तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड यूज्ड इन इरिगेशन। कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे कि अलग अलग रीजन में जो है बाढ़ आता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि नदी में काफी मात्रा में पानी जो है एक बैग आ जाता है जब बरसात के सीजन होते हैं। अगर उसी नदी में कहीं पर भी डैम बना होगा तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था उसको हम लोग स्टोर कर सकते थे और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते थे और धीरे धीरे उसको हम छोड़ सकते थे, जिससे कि फ्लड, बाढ़ आने का खतरा जो था वो कम हो जाता। दूसरा, आप पानी को अगर स्टोर लंबे समय तक कर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि रेनी सीजन में, बरसात में ज़्यादा बारिश हुआ तो वाटर आप इकट्ठा कर लो, और समर सीजन में जो वाटर का लेवल कम हो जाता है तो आप वाटर का सप्लाई को जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद वाटर को जो है नहर में छोड़ दीजिए, जिससे कि उसके मदद से हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं। तो एडवांटेज के तौर पर में क्या हो गया कि अगर डैम का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाढ़ से बचाव हो जाएगा पहला, और दूसरा सिंचाई के लिए प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कैन नेवर गेट एग्जॉस्टेड। क्या कर रहा है, वाटर कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। जैसे फ्यूल आपका खत्म होगा, जिस दिन वाटर खत्म हो उस दिन पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि वाटर एक ऐसा सोर्स है जो कंटिन्यूअस यूज होते रहेगा, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट का सेटअप वहां दिखेगा, क्योंकि वहां मैक्सिमम जो है हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो बहुत सारा वैसा रीजन है इंडिया में जहां पर आप आराम से हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ दिस प्लांट टेक वेरी शॉर्ट टाइम एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को स्टार्टिंग करने या उसको बंद करने में काफी समय लगता है। पहले आप कोयला को क्रश करेंगे, फिर उसको फर्नेस के पास भेजेंगे, फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर ये प्रोसेस लंबा चलता है। उसी तरह न्यूक्लियर में भी होता है। पर इसमें क्या है, डैम बना हुआ है और सारे डैम में क्या है, गेट लगा हुआ है, और उस गेट को जब हम ओपन करते हैं तो वाटर पेनस्टॉक में चला जाता है और टरबाइन को रोटेट करता है। तो आपको जब जरूरत है तो गेट को खोल दीजिए, आराम से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। जब जरूरत नहीं है तो उसके फाटक को बंद कर दीजिए, पानी स्टोर रहेगा, आप फ्यूचर में फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इसका स्टॉपिंग या स्टार्टिंग टाइम काफी कम होता है एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्या है, दिस प्लांट हैव हाई इफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट। कह रहे हैं इस तरह के पावर प्लांट का इफिशिएंसी काफी ज्यादा है, क्योंकि इनपुट के तौर पर आप दे रहे हैं तो मैक्सिमम वो आउटपुट दे रहा है, और थोड़ा भी लॉसेस अगर हो रहा है तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। थर्मल पावर प्लांट में क्या था कि 100% अगर आप कोल जलाते थे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मात्र 20%, 30% बनता था। पर इसमें क्या है कि हाइड्रो एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका इफिशियंसी क्या होता है, काफी हाई होता है। नेक्स्ट है, दीज प्लांट रिक्वायर लेस सुपरविजन सो लेस स्टाफ इज रिक्वायर्ड। किसी भी पावर प्लांट में जो उसका इकोनॉमी होता है वहां के वर्कर, वहां के स्टाफ पर भी निर्भर करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है, तो उसके लिए, उसके सेफ्टी के लिए, उसके रख रखाव के लिए या उसके वर्किंग के लिए काफ़ी स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा। तो सारे स्टाफ, कुछ स्किल पर्सन होगा, कुछ नॉन स्किल वाला भी होगा, तो सबका सैलरी देना है, तो काफ़ी अमाउंट जो है उसमें ही खर्च हो जाता है। पर हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, कम सुपरविजन का जरूरत पड़ता है। मतलब डैम के रख रखाव के लिए आप रख दीजिए,
मेंटेनेंस, मतलब टरबाइन के पास मेंटेनेंस रख दीजिए, जनरेटर सेक्शन में मेंटेनेंस, बस इतना ही से काम चल जाएगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में कम आदमी का ज़रूरत होता है, जिसके कारण स्टाफ भी कम लगा तो उसका सैलरी भी हमको कम देना पड़ा। तो ये एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। कैपिटल कॉस्ट इज वेरी हाई। याद रखना है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको काफ़ी मात्रा में जो है लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा, डैम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द टोटल पावर डेवलप डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर दीज आर डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। ये याद रखना, ये एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है हाइड्रो पावर प्लांट का, कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो मेन ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं वो वाटर कर रहे हैं। और होता क्या है, कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर वाटर का लेवल कम होगा। तो अगर वाटर का लेवल कम होगा तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी वो भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या कर रहा है कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो पूरा कंप्लीटली डिपेंड करता है रेनफॉल पर। अगर बारिश ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा इकट्ठा डैम में किए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है समर के सीजन में वाटर लेवल इतना कम हो जाए कि 2 महीना के लिए आपको पावर प्लांट को ही बंद करना पड़े। तो कहीं ना कहीं वाटरफॉल पर, रेनफॉल पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इट टेक लार्ज कैचमेंट एरिया। अब देखिए, आप नदी के रास्ता में डैम बना दिए तो ऐसा नहीं कि बस वहीं तक वो अपना वाटर को स्टोर करेगा। जैसे आप उसके रास्ता में उसको रोक देंगे वाटर को, तो वो क्या करेगा, अगल बगल से अपना रास्ता खोजेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, डैम का कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा करना रहता है, जिसको हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एरिया को कवर कर लेता है। और जब हम लोग डैम बनाते तो काफ़ी एरिया में वाटर स्टोर किया जाता है। तो काफ़ी, मतलब अगर नदी है और उसके आसपास कोई गांव बसा है तो वो पूरा का पूरा गांव को खाली कराना पड़ता है, क्योंकि वो लार्ज कैचमेंट एरिया लेता है। अगर नहीं लेंगे तो वहाँ हमेशा बाढ़ आते रहेगा। और अवे फ्रॉम द लोड सेंटर, सो द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट इज इंक्रीजेज। और जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो सारा का सारा जो है लोड सेंटर से काफ़ी दूर होता है। तो वहां से ट्रांसमिशन लाइन को बैठाने का भी खर्चा क्या हो जाता है, काफी ज्यादा होता है। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारा एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश कर रहे हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तब तक आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।